मेरी वजह से इंतजार करना पड़ा। जी बच्चों, कौन सा क्वेश्चन में मसला था? होमवर्क 13.4 के 5 दोनों में मसला है। बड़ी गल है, ਇਹਦਾ मतलब है होया ही नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। जी 13.4 क्वेश्चन। थर्टीन पॉइंट फोर दिया था मैंने, 4 और 5। अच्छा, पहले 13.5 में बताएं। वो एरर है क्वेश्चन में शायद कोई, मुझे लगता है ये। एक मिनट ठहरो, एक मिनट ठहरे, एक मिनट ठहरे। ये क्वेश्चन है ना, मिस्टरी, मिस्त्री हो गया, मिस्त्री, हम मिस्टरी कहते हैं। चलो हाँ जी, इस क्वेश्चन में ये है जी क्वेश्चन का डाटा। ये तो एनपीवी का सवाल है, इसमें तो एनपीवी मेन है, बाकी तो नीचे बस इतना सा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। आपने सोल्यूशन क्यों देखा? आप अपना सोल्यूशन करें पहले। मैच नहीं हो रहा था? अच्छा, आपने अपना सोल्यूशन किसी ने किया है तो चेक कराएं प्लीज, मुझे जरा साफ होना चाहिए, मतलब इतना गंदा ना हो कि मुझे समझ ही ना आए। आए इस सवाल में टैक्स अगले साल में देना है सर। वो बस हो गया, वो गलती हो गई थी, लेकिन बाकी जो डेप्रिसिएशन है मैं बताता हूँ आपको। जी बैठे हैं चल के जरा। जी बेटी बोले, जरा फिगर्स बोले। सेल क्या है आपकी? 3200। इन्फ्लेशन नहीं है फर्स्ट क्वेश्चन में? 3200, 4800, 6400 और हेलो, रकमा ही गलत नहीं तड़िया। देखें, सेल ईयर 1 में 3200, ईयर 2 में 4800, ईयर 3 में जिसने 6400,000 लिया वो गलत है। उसने कहा था 7 लाख से ज्यादा की तो कैपेसिटी नहीं है यूनिट्स बनाने की। वी कैन नॉट प्रोड्यूस मोर देन द कैपेसिटी। हम कैपेसिटी से ज्यादा बना के नहीं बेच सकते भाईजान। डिमांड 8 लाख यूनिट्स की है ना, कितने यूनिट्स की है? तो आप, क्योंकि 8 लाख तो मार्केट में डिमांड है, आप तो 8 लाख नहीं बना सकते। आपके पास कैपेसिटी कितने यूनिट्स की है? तो डिमांड कैपेसिटी से, डिमांड का मतलब है सेल, आपकी सेल कभी भी कैपेसिटी से ज्यादा नहीं हो सकती। तो यहाँ 7 लाख लेना था, 7 लाख यूनिट्स इनटू सेल प्राइस। इधर भी ऐसे ही था, 7 लाख यूनिट्स इनटू सेल प्राइस। तो ये कितना आता है? 5600। तो आपका तो पहली बात है ये गलत है, ये गलती होनी थी कई लोगों से, और कई लोगों ने ये कर ली सेल में। चले नेक्स्ट, उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट भी गलत है भाईजान आपकी। तो फिर आखिरी 2 सालों की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 2400, 3600, 40, फिर देन 4200, ऐसे ही है। फिक्स कॉस्ट 500, 520, 540, 560, यानी 40 हजार का इजाफा है कि 20 हजार? 20 हजार का। उसके बाद टैक्स डेप्रिसिएशन, जिसको कैपिटल अलाउंसेस कहते हैं, टैक्स डेप्रिसिएशन कैपिटल अलाउंसेस भी कहलाती है। तो उसने कहा था टैक्स डेप्रिसिएशन कितने % है? 25% है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से।
ठीक है, रिड्यूसिंग बैलेंस। और ये जो बैलेंसिंग अलाउंस या बैलेंसिंग चार्ज होता है, क्योंकि ये इसी का सवाल आई कैप ने छापा हुआ है, तो बैलेंसिंग अलाउंस बैलेंसिंग चार्ज आखिरी साल में गेन और लॉस को कहते हैं। डिस्पोजल पे जो आखिरी साल में गेन लॉस नहीं होता, उसको कहते हैं बैलेंसिंग अलाउंस या बैलेंसिंग चार्ज। तो कैपिटल अलाउंसेस या डेप्रिसिएशन कितनी है जी? खैर, जो एसेट की कॉस्ट कितनी थी, ये इस पे 25% ले 4 तो 300। हाँ जी, उसके बाद 2, तो उसके बाद 160। हाँ जी, अगले आखिरी साल में 120। और गेन लॉस क्या आता है? 179 का लॉस। चेक कर लो बाकी। तो ये आ जाएगा प्रॉफिट, इसमें से टैक्स पे करना है। तो प्रॉफिट कितना आता है पहले साल? चंगी गल है। दूसरे साल 455। तीसरे साल बच्चों 691। और चौथे साल गलत है ना, प्लस माइनस में सही कर दिए। अच्छा, इसके बाद टैक्स आपका कितने परसेंट है बेटा? 25%। और एरियर में उसने कहा है 1 ईयर इन एरियर का मतलब होता है अगले साल बाद, 1 साल का डिले के साथ देना है। 1 ईयर इन एरियर टैक्स का मतलब होता है कि अगर पहले साल का टैक्स है तो उसी साल में अदा दूसरे साल में करना है। तो 0 पे टैक्स इस साल नहीं होना, इस साल भी 455 का 455 का करें, यहाँ पे कितना आता है? 114। 691 का 25%। और आखिरी एक कॉलम एक्स्ट्रा बन जाएगा इस साल के टैक्स की वजह से, 534 का 25%। 124 ये लिखना है आखिरी साल में, इसकी पीवी भी निकालनी है बाद में। इसके बाद कैपिटल अलाउंसेस ऐड बैक करने, यानी टैक्स डेप्रिसिएशन ऐड बैक करनी है 300। सिर्फ टैक्स की पेमेंट आगे जानी है, बाकी कुछ नहीं। इसी तरह लॉस को भी ऐड बैक करना है। तो ये आपके एनुअल ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आ जाएंगे 300। 680 क्या कहते हैं? गलत हो गया है? कहाँ गलती हुई है? 746 जी, गलत तो होना है तभी तो टैली नहीं कर रहा जी। 667 ये एनुअल ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आ जाएंगे आफ्टर टैक्स। इसका मतलब है हमारी एनपीवी कमजोर है, अभी एनपीवी वीक है। ये आपका एनपीवी का इसमें टेस्ट हो गया, आपकी एनपीवी कमजोर है। जब उसने कह दिया कि टैक्स 1 ईयर इन एरियर में, इसका मतलब 1 साल बाद टैक्स देते हैं आप। इन्वेस्टमेंट कितनी है? 1200। स्क्रैप वैल्यू कितनी थी? 200। और तुसी स्क्रैप वैल्यू माइनस की थी पाए, आपने माइनस की हुई है। ऐसे नहीं करना जल्दी में। स्क्रैप माइनस लिखी आपने, ब्रैकेट ऊपर आपने रकम लिखी हुई है 1157 माइनस 200 की स्क्रैप की आपने, तो 957 लिखा हुआ नीचे। क्या समझे? अच्छा ही हो गया मैंने कॉपी पकड़ ली। अब आप देख लें कि आप क्या क्या फनकारियां लगा रहे हैं। अच्छा, 8 से तो इसका मतलब पेपर में भी फिर हुए होंगे ना ऐसे कुछ हरकत अच्छा, कितने परसेंट में डिस्काउंट करना है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो दी नहीं हुई इसने, आपको ये इससे निकालना पड़ना है। ये 70% इक्विटी, ये वो आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी है, और डेट 30% है। तो अब आप वो टेबल बनाएंगे, इक्विटी डेट का 70 और 30। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितने परसेंट है? 10%। हाँ, और कॉस्ट ऑफ डेट ये आफ्टर टैक्स नहीं की हुई, इसको आफ्टर टैक्स करना है। आफ्टर टैक्स इसको करना है 8.9 में से इंटू 1 माइनस 0.3 जी कितना आता है? अगर किसी ने यही लिख दिया तो गलत है, इसको आफ्टर टैक्स करना है। कहीं नहीं लिखा हुआ आफ्टर टैक्स। 6 पॉइंट किया ये किसी ने कि नहीं? चलो उसके बाद ये निकालो तो वैक 9% आती है। चलो
तो 9% पे डिस्काउंट करें और एनपीवी आ जाएगी। बताएं जी अब। यार ये ऐसी हल्का सा चला दो, मुझे ना घबराहट हो रही है, ऊपर से मैं चाय पी लूंगा। जी बच्चों, ये तो आपने सोल्यूशन देख के किया है, ये वैक का, कि आता था आपको ये इस तरीका। अच्छा, मैंने कहा मैं तो टेबल फॉर्म में कराता हूँ ना। चलो ये मैं 4 कॉलम जो टेबल बनाता हूँ, आपने सोल्यूशन। हाँ जी, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का मैच हो रहा है, क्या हालात चल रहे हैं? माड़े ही चल रहे हैं, आवाज से मुझे हार रहे हैं, हार गए पाकिस्तान के। चलो चंगा है, वापस आ जाएंगे। ऐसे ही बच्चों को भी टेंशन दी हुई है, बच्चे भी पढ़ाई से दूर रहे हैं। क्या कहते हैं सर? 161 उन्होंने टोटल कितना किया था ये? अच्छा, चलो ये शोर से मुझे अंदाजा हुआ है कि मैच था जी। नहीं, 1 ईयर इन एरियर का मतलब अगले साल के एंड पे है, खाली इन एरियर एट द एंड ऑफ ईच ईयर होता है। इंग्लिश ये लफ्ज 1 ईयर इन एरियर के एक साल के बाद के एंड पे। ठीक है, चलो आ जाओ वापस जी। और को मसला 13.5 में कौन सा लॉस? ये लॉस कैसे आ रहा है? पहले मुझे ये बताएं, क्या आपने टैक्स डेप्रिसिएशन जो निकाली है हर साल की निकालो, हर साल की जो निकाली है आपने 300, 225, 169 और टोटल करें कितनी? ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। तो आपने गेन लॉस निकालना होता है स्क्रैप वैल्यू माइनस कैरिंग वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू दी हुई है बच्चों 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 बच्चों, स्क्रैप वैल्यू 2 लाख और कैरिंग वैल्यू नहीं है, तो कॉस्ट, कॉस्ट ये थी ना 821 जी। बताएं जी, ये ले लॉस ही आता है भाईजान। आपने क्या किया है? 200 को माइनस कर दिया, स्क्रैप माइनस वो है ना, वो ऊपर भी ऐसे भी लिख सकते हैं। 379 कैरिंग वैल्यू है और स्क्रैप वैल्यू जो है वो 200 है। ओहो, तो आप ऐसे बाकी जितनी कैरिंग वैल्यू रिकवर नहीं हुई, जितनी कैरिंग वैल्यू रिकवर नहीं, वो लॉस ही है, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऊपर लिखो, बाद में लिखो, सामने लिखो, नीचे लिखो, भावे जितने में बड़ी साइड पे लिखो, बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जब आपकी पूरी कैरिंग वैल्यू रिकवर नहीं होती चीज बेच के, तो वो बाकी लॉस है आपका। हाँ जी ठीक है, चले आगे। 13 पॉइंट कौन सा था ये? 5, 13.4। हाँ 13.4 तो कमाल सवाल है। मैं जो करवाना चाह रहा था वो 13.4 ही। कौन सा 4 में मसला था? अच्छा नहीं, 4 नहीं, कमाल, 4 सिंपल है। 13.3 कराना चाह रहा हूँ, वो कमाल सवाल है, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है जी। आजा जी, 13.4 में कोई मसला मसाइल? वैसे तो इसमें भी मसले हैं, आई कैप ने सवाल को कॉपी किया और इसके साथ छेड़छाड़ की है। ये सारे सवाल ACCA के हैं, लेकिन मैंने आई कैप की CA फाइनल की किट से उठाया हुआ है। तो इसका पार्ट नंबर A, मेन A पार्ट ही करना है आपने बस, ना B करना है ना C करना है, बाकी देख लेते हैं उसमें क्या है जी। इसमें बताएं जी कौन से पार्ट में मसला है? A पार्ट ही मेन हमने करना था, वैक ग्रोथ रेट। तो डिविडेंड का ग्रोथ रेट निकालना है आपने। हाँ जी, किस साल का डेटा दिया हुआ है आपको? ऊपर आपको जो दिया हुआ है 2017 का है, और 2017 रिसेंट ईयर है, तो ये 1 जम 2 जम 3 जम 4 जम
तो जी निकलेगा 300 डिवाइडेड बाय 200 -1 ले जी। 10.6% का ग्रोथ है, ये बच्चियां कह रही हैं। जी जनाब, क्या कहते हैं? और क्या मसला है? हाँ भी लड़की हो, बैठी हो, मोबाइल छोड़ दो। बस इधर देखो, कल, आज का दिन ही है बस आपके पास, इतना जुल्म ना करें। आज का दिन है। हाँ, कल जुमा हफ्ता बस। मंडे से अगर आपने सुस्ती दिखाई तो फिर खिंचाई है आपकी जी। अच्छा, आज मैंने आपको छोड़ दिया है। हम्म। हाँ जी, मैंने वैसे आपको बताया था जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने सीएमए और एमएफए इकट्ठा पढ़ा था उनका फेल हुआ, इस दफा भी वही हुआ है। मैंने आपको पहले बता दिया हुआ है, ये बड़ा रिस्क होता है बच्चों। आप जो ये कर रही है ना, ये खुदकुशी के करीब करीब ही है। ठीक है, कोई एक सब्जेक्ट पढ़ो, दोनों डिमांडिंग है, ये एक्चुअली मसला ये है। दोनों की कोई एक कॉम्प्रोमाइज होता है। मैं आपसे यही कह रहा हूँ, अल्लाह खैर करे, मेरी जिंदगी रहे, अगली दफा पढ़ लेना। आज ये थे, ये गया। हम्म। फिर कॉस्ट रखा है साथ, एमएफए के साथ कॉस्ट नहीं रखना चाहिए, मैं ये सजेस्ट कर, यही दो रखे हैं, रहते ही यही दो हैं। पूरा आता है, पास तो नहीं ना होया, तो नहीं आता। मैं नहीं मानता। मेरी डिक्शनरी में नहीं आता था। और नहीं, फिर भी यार पास होना चाहिए था, ये पास होया ते फिर मैं बनना आंदा है, जे पास नहीं होया ना, ते मैं साफ जी गल है, मैं नहीं मानता। हाँ वो तो वही जगह जी। अब आप पूछे सवाल, चलो ये बहस है, अब डिबेट है, जितनी मर्जी कर लो। हम्म। लेकिन आगे जाके अभी इसमें एक बजटिंग का चैप्टर आएगा, फिर आप कहेंगी नहीं सीएमए आसान है, उसमें सीएमए के कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होते हैं बेटी। फिर आप कहेंगी नहीं ठीक है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है एमएफए में, चलो आगे चले। नो डाउट, असल में सीएमए में बहुत से रूल्स हैं जो जेहन में रखते हैं, बंदा वैसे ही डिप्रेस होता है। ये आप अकेली नहीं है, जिन्होंने भी पढ़ा है और पास किया उन्हें पूछ लें, डिप्रेशन होता है, लेकिन थोड़ा 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 बार बार रिवाइज करो, रिवाइज। हम्म। हम्म। किस चीज का? 30 रुपए? देखें जी, ये लिखा हुआ है 3 लाख रुपए, ये 3 सिफर कॉमन है ना ऊपर, 3 लाख रुपए का टोटल डिविडेंड है। तो अगर मैं इसको नंबर ऑफ शेयर्स पे डिवाइड कर दूं, अब नंबर ऑफ शेयर्स हमें कहां से मिलेंगे, या क्वेश्चन में दिए हो या बैलेंस शीट से। क्वेश्चन में दिए हुए 1 मिलियन शेयर्स, तो 1 मिलियन शेयर्स पे डिवाइड करें तो ये 0.3 आता है, उसने 30 पैसा लिखा होगा ना, वो पैसों में लिखा होगा, 30 पैसा। सोल्यूशन में उसने पैसों में सोल्यूशन किया होगा। अगर डिविडेंड मसलन आपका मार्केट वैल्यू निकाली, के ही निकाली है, तो के में अगर आप ऊपर डिविडेंड पैसों में पुट कर दें तो नीचे मार्केट वैल्यू भी पैसों में, रुपयों में पुट करने की बजाय पैसों में लिख सकते हैं। मार्केट वैल्यू पर शेयर कितनी थी? हाँ, उसने 376 पैसे लिखे होंगे, ये दोनों कबूल है, पैसे में लिखे है, और दवा मारो टोटल में ही लिख लो। ये क्या जरूरत है ऐसे लंबे चक्रों में पढ़ने की? ऐसा भी हो सकता है कि आप ये डिविडेंड टोटल में ही ऊपर लिख लें। 1 मिनट बेटी, 1 मिनट आ रहा है जी। डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू, टोटल मार्केट वैल्यू निकाली होती है आपने वैक के टेबल में, 1 मिलियन के शेयर्स के मुताबिक टोटल मार्केट वैल्यू वैक के टेबल में निकाली होती है आपने, वो पुट करो, और प्लस जी, जितना जी है। टोटल में भी सवाल हल कर सकते हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि डिविडेंड मॉडल पर शेयर पे लगाना ही पाबंदी है। डाटा को देख लेते हैं, ज्यादा चीजें तो नहीं चेंज करनी पड़ी। तो आप टोटल की मदद से भी डिविडेंड मॉडल लगा सकते हैं, लेकिन अगर टोटल न्यूमरेटर वाली फिगर टोटल में लेनी है तो डिनोमिनेटर वाली फिगर भी किस में लेनी है, क्योंकि आम हालात में वैसे ये मार्केट वैल्यू पर शेयर होती है।
और ऊपर डिविडेंड भी क्या होता है, पर शेयर होता है बच्चों। अगर आपने ऊपर डिविडेंड टोटल में लिया है देन ये भी टोटल में लेना है नीचे वाला। ये वैसे D1 होता है प्लस क्या होता है जी, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा बेटी क्या सवाल है बताएं। डिबेंचर की मार्केट वैल्यू, अगर तो डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट अभी नियर फ्यूचर में पे होने वाला है तो कम इंटरेस्ट ही हो। अगर डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट पे हो चुका है, पेड लिखा हुआ है, ऑलरेडी पेड लिखा हुआ है, फिर वो एक्स इंटरेस्ट होगी। हमें कम इंटरेस्ट नहीं चाहिए होती, हमें वैसे एक्स इंटरेस्ट चाहिए होती है। और कोई सवाल? बस हो गया, सारा मसले हल हो गए। अच्छा सवाल है वैसे, इसमें इंग्लिश बहुत ज्यादा है लेकिन सवाल इतना मुश्किल नहीं है। आपने नहीं किया ये सवाल, मसला कोई नहीं आया छापा, मतलब कि क्या गलती हुई थी? तो कोई मसला नहीं। वही असूल है, क्योंकि डिविडेंड रिसेंट ईयर का अभी पे होने वाला है, तो क्वेश्चन क्लैरिफाई ना करे तो वो मार्केट वैल्यू कम डिब है। जो पढ़ लेते हैं, ये इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है बेटी? जो सवाल आपने पूछा है वो डाटे से मैच नहीं कर रहा। उसने लिखा है डिविडेंड हैज जस्ट बीन पेड। जब भी डिविडेंड पे हो जाए तो प्राइसेस आर एक्स, इंटरेस्ट हो या डिविडेंड हो, अगर पे हो चुका है ना तो प्राइसेस एक्स हैं। या तो खुद लिख दे कम है तो एक अलग बात है, अदरवाइज वो बाय डिफॉल्ट प्राइसेस एक्स है। तो वो नहीं ना पे हुआ, इसीलिए वो प्राइसेस कम इंटरेस्ट होंगी। बहुत सी बातें छोटी 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 छोटी, और इसको आपने टाइम देना है तो होना है, नहीं तो ये सब्जेक्ट हाथ से निकल जाता है। ठीक है, आल दो इस दफा रिजल्ट अच्छा है, एमसीक्यू थोड़े आसान थे, लेकिन लॉन्ग में कईयों को मार पड़ी है, फेलियर हुआ है। ऐसे नहीं है 46 का मतलब ये नहीं है कि सारे ही पास हुए हैं। 54% स्टूडेंट फेल हैं, एक बड़ा नंबर है फेल का, लेकिन कंपैरेटिव टू FR1 जब देखते हैं तो अच्छा लगता है। FR1 में तो सेल लगी पड़ी है ना फेलियर की, है, तो वो कंपैरेटिव टू FR1 सेफ साइड पर हैं अभी लोग। लेकिन इन फ्यूचर न्यूमेरिकल इसका टेक्निकल था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो पिछली दफा भी आया थोड़ा सा, तो उसने इसका डिफिकल्टी लेवल आहिस्ता आहिस्ता ना न्यूमेरिकल का बढ़ाते जाना है। तो आप इसीलिए कोशिश करें कि इस अटेम्प्ट में जान लगा के, ये शुरू की 2-4 अटेम्प्ट ही होती हैं, एग्जामिनर की भी लर्निंग होती है, नया सब्जेक्ट है ना। लेकिन जैसे जैसे एग्जाम पेपर आगे चलते जाएंगे, एग्जामिनर विल मेच्योर इनफ टू टेस्ट ऑन यू हार्ड ग्राउंड्स, उसको वो भी मेच्योर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उसके पास ICAP की किताब वाली चीजें खत्म हो जाती हैं, फिर उसने पकड़ना है दूसरे से, जब पकड़ना है तो फिर मुश्किल चीजें भी आ जाती हैं हाथ में। समझ आ रही है? तो आप इसको काइंडली, आपसे रिक्वेस्ट है कि कैजुअल ना ले। ये जो रिकॉर्डिंग वाला काम है ना, ये आप कैजुअल बना देते हैं इंसान को, एक दिन मिस हुआ, 2 दिन मिस हुआ, वैसे बता रहा हूँ, किसी एक को नहीं कह रहा। तो वो फिर एक तो पिछला भी करना है, अगला भी करना है, एक वैसे ही बंदा स्ट्रेस में रहता है। तो आप कोशिश करें कि आप समझे मंडे को पेपर है जैसे, तो आप दिन रात लगाएं 2 दिन, ताकि आप मिल जाए क्लास के बराबर। उसकी कॉन्फिडेंस जो क्लास के साथ साथ चलने का कॉन्फिडेंस है, पीछे चलने वाले में उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता। वजह कुछ चीजें जहन से स्किप फिर भी रहती हैं, और वैसे भी आपको फील होती है मैं तो अभी पीछे हूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। एक वैसे ही मेंटल लेवल होता है। आज जी 13.3 क्वेश्चन करना है। ओ 13.4 सॉरी, 4 है कि 3 है? 3। हाँ जी 13.3। 13.3 मतलब मैं कहता हूँ ये रिवीजन के लिए 3 से 4 दफा ये सवाल कर लो, तकरीबन सारा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। तकरीबन तकरीबन ये रिवीजन के लिए आइडियल क्वेश्चन है। मतलब अगर कोई मुझे कहे 3 सवाल बता दे कौन से करूं, तो एक सवाल में कहूंगा 13.3 कर लो, बाकी 2 अपने लेटेस्ट पास पेपर के कर लो जो आपके पेपर के, बस 3 सवालों में सारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कवर है। ठीक है,
जो आपको 13.5 दिया था ना आज मैंने, वो इस चीज को बताने के लिए था कि ये एनपीवी के साथ भी मिक्स होकर आ सकता है, लेकिन जब ये एनपीवी के साथ मिक्स होकर आएगा तब ये खुद इतना सिग्निफिकेंटली डिफिकल्ट नहीं होगा, फिर वो एनपीवी का सवाल होगा मेन। तो क्वेश्चन 13.3 पर आ जाए। कहता है कैलकुलेट इफेक्टिव, इफेक्टिव से परेशान ना हो, इफेक्टिव आफ्टर टैक्स। हाँ, आफ्टर टैक्स का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ डेट को आफ्टर टैक्स बुनियादों पे लेना है, ये भी ना परेशान हो, आफ्टर टैक्स ही हम ले रहे होते हैं। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर रेडस्किन्स, रेडस्किन्स कंपनी का नाम है, इस कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपने निकालनी है आफ्टर टैक्स, वो केडी के लिए लिखा हुआ है, ना भी लिखा हो तो हमने आफ्टर टैक्स ही लेनी होती है कॉस्ट ऑफ कैपिटल में केडी। ठीक है, इफेक्टिव का मतलब परेशान ना हो, इफेक्टिव का मतलब ओवरऑल तमाम सरमाए की कॉस्ट क्या पड़ रही है कंपनी को। थोड़ी सी इस सवाल में मिस प्रिंटिंग है, वो करेक्ट कर लेंगे। रेड स्किन कंपनी जो है उसका ऑथोराइज कैपिटल जो है वो 100 मिलियन है, 10 मिलियन नहीं है। ये कितने मिलियन है? 100 मिलियन है, और एक शेयर की जो पार वैल्यू है वो 25 रुपए है। मुझे कैसे पता चला ये 100 मिलियन है? वो नीचे बैलेंस शीट से जाके प्रूव हो जाएगा। 100 मिलियन का ये नंबर ऑफ शेयर्स हैं असल में कंपनी के, 100 मिलियन के ऑथोराइज कैपिटल है। ऑथोराइज का मतलब पता है ना, जिससे कंपनी रजिस्टर हुई थी, इससे ज्यादा शेयर्स कंपनी इशू, 25 रुपए एक शेयर की पार वैल्यू है, जिसमें से 80 मिलियन शेयर कंपनी ने इशू कर दिए हुए, 8 मिलियन नहीं है, नहीं वो करेक्शन कर लो ना, 8 नहीं है 80 है। क्योंकि जब तुम नीचे बैलेंस शीट में ये देखोगे ना, यहाँ पे अगर हम 8 से टैली करें तो ये टैली नहीं होगा, लेकिन अगर हम 80 से टैली करें तो ये टैली हो जाएगा। ये चेक करना बैलेंस शीट में नीचे जरा, 25 इंटू 80 करो, वो आता है। अगर आप 25 इंटू 8 करेंगे ना तो वो टैली नहीं होगी बैलेंस शीट, तो वो एरर है। आई कैप ने वो ऊपर तो चेंज कर दिया, नीचे आके चेंज करना भूल गए। कैसे? वो ऊपर मैंने उसको भी करेक्ट कराया ना, 100 मिलियन है, वो भी करेक्ट करवाया। ठीक है बच्चों, आगे चले। पहली लाइन खत्म हो गई, इसमें ही एरर थी बस, बाकी ठीक है। आगे सवाल कहता है कंपनी की करंट एक्स डिविडेंड मार्केट प्राइस जो है वो 110 है। ठीक है, एक्स डिविडेंड दिया हमें चाहिए, तो मार्केट प्राइस पर शेयर दी हुई है, इसको मल्टीप्लाइड बाय अगर नंबर ऑफ शेयर्स किया जाए, नंबर ऑफ शेयर्स कौन से वाले? इशूड 80, तो टोटल मार्केट वैल्यू आ सकती है। समझ आ रही है? डिविडेंड ऑफ 10 रुपीज पर शेयर हैज बीन, तो ये आपको रीसेंट डिविडेंड दिया है, जिसको डी नॉट कहते हैं, रीसेंट डिविडेंड दिया हुआ है। कहता है दिस इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 9% पर एनम। जी, वो कहते हैं ये जो डिविडेंड है ये 9% ग्रो करेगा, तो ये क्या दिया हुआ है 9%? ये जी ग्रोथ रेट दिया हुआ है। ठीक है, आगे लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसने आपको शेयर कैपिटल दिया था, शेयर प्रीमियम इग्नोर करें, कोई इस्तेमाल नहीं होता, रिजर्व्स का कोई इस्तेमाल नहीं, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड का मेन इस्तेमाल है, और कैपिटल में से सिर्फ शेयर्स का, बाकी किसी चीज का इस्तेमाल नहीं होता। जी, 3% इररिडीमेबल डिबेंचर्स, 3%, ये 3% क्या चीज है? डिबेंचर के ऊपर जो ये होता है, ये एक्चुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। इसी तरह ये 9% डिबेंचर, ये दोनों का ये क्या दिया हुआ है? कूपन रेट या रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये पार वैल्यू पे लगता है। तो 3% डिबेंचर की टोटल पार वैल्यू 1400 है, 1400 मिलियन, जिसमें अगर एक डिबेंचर की पार वैल्यू देखें तो वो 100 रुपीज एज्यूम होती है, अगर नीचे नहीं बताई हो तो, और 14 मिलियन नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं। कितने मिलियन है? मेरा ख्याल है नीचे बताई हुई है, हाँ। चले नेक्स्ट आ जाए, इसमें भी ऐसे ही है, 100 रुपए का एक डिबेंचर होता है पार वैल्यू, इनटू 15 मिलियन होंगे मेरा ख्याल है नंबर ऑफ डिबेंचर्स, 1500 मिलियन। ये 6% भी वही है, कूपन रेट है। एक डिबेंचर 100 रुपए की पार वैल्यू पे होता है, इनटू कितने बनते हैं ये? नंबर ऑफ लोन स्टॉक्स, मैंने आपसे कहा था लोन स्टॉक्स डिबेंचर्स को ही कहते हैं। इसके बाद बैंक लोन है,
1540 मिलियन का मैंने कहा था ये बैंक लोन की बुक वैल्यू जो बैलेंस शीट में होती है, और इसकी मार्केट वैल्यू दोनों क्या होती हैं, क्योंकि ये खरीदो फरोख्त होने वाला लोन, लेकिन ये जो डिबेंचर होते हैं ये स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडेबल होते हैं, ट्रेडेबल होते हैं, इनकी मार्केट वैल्यू पाई जाती है। जी कोई सवाल हो किसी बच्चे का? नोट्स हैं आपके पास? जी परेशान परेशान है आप इस वक्त? डेटा ज्यादा है? आगे चलें। कहता है तमाम जो डेट का इंटरेस्ट है वो एनुअली पे किया जाता है, और इंटरेस्ट की जितनी भी पेमेंट्स हैं वो अभी शॉर्टली आपने करनी है। शॉर्टली करने का मतलब आपने अभी तक इंटरेस्ट पे, जिसका मतलब है जो आपकी डिबेंचर्स की मार्केट वैल्यू होगी वो विद इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट होगी, क्योंकि इंटरेस्ट अभी तक पे नहीं हुआ। इस लाइन का मतलब ये है कि मार्केट वैल्यू कम इंटरेस्ट होगी। तो नीचे दिया हुआ है द करंट कम इंटरेस्ट मार्केट प्राइस फॉर 100 रुपीज नॉमिनल वैल्यू स्टॉक। नॉमिनल वैल्यू पार वैल्यू को कहते हैं। कहता है ये जो ऊपर लोन स्टॉक नहीं है, लोन स्टॉक ये जो ऊपर दिया हुआ 6% वाला, 100 रुपए की उसकी पार वैल्यू है, लेकिन वो कितने का ट्रेड हो रहा है मार्केट में? 31.6 रुपीज, और ये 31.6 है कम इंटरेस्ट, और 103.26 है फॉर 3% एंड 9% डिबेंचर। लो जी हाँ सॉरी, उसने कहा है 3% वाले डिबेंचर और 9% वाले, इन दोनों की बात कर रहा है रिस्पेक्टिवली। का मतलब है जिस तरतीब से ये रेट दिया हुआ उसी तरतीब से ऊपर मार्केट वैल्यू दी है। तो ये जो 3% वाला डिबेंचर है ये मार्केट में कितने का ट्रेड हो रहा है? 31.6। और वो जो 9% कूपन वाला डिबेंचर है वो मार्केट में कितने का ट्रेड हो रहा है? दोनों की प्राइस कम इंटरेस्ट दी है, तो आपने अगर एक्स इंटरेस्ट निकालना हो तो वो कैसे आएगा? 31.6 का पर डिबेंचर है, और इसमें से 100 रुपए का 3% कूपन रेट पार वैल्यू पे लगाएं तो 3 रुपए लेस करके 28.6 रुपीज एक्स इंटरेस्ट मार्केट वैल्यू है। ये क्या चीज है? 100 रुपया, दैट इज पार वैल्यू। 3% कूपन रेट या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हमेशा इंटरेस्ट पार वैल्यू पे निकलता है। हमेशा इंटरेस्ट किस पे निकलता है? मार्केट वैल्यू पे नहीं, ठीक है। दूसरे की बताएं क्या होगी एक्स इंटरेस्ट मार्केट वैल्यू? 103.26 माइनस क्या करेंगे? 9 रुपए। जी क्या आता है बच्चों? 26। ये एक्स इंटरेस्ट मार्केट वैल्यू आ जाएगी 9% वाले डिबेंचर की। बोथ बोथ दोनों 9% वाला डिबेंचर, ऊपर वाला 3 वाला तो इररिडीमेबल है ना, जो 9% वाला है और जो 6% वाला लोन स्टॉक है, दोनों ने कितने अर्से बाद रिडीम होना है? 10 साल बाद, ये उनका टाइम है। और रिडम्पशन किस पे होनी है? पार वैल्यू। पार का मतलब है 100 पे रिडीम होंगे, ठीक है। रिडीमेबल को कैसे सॉल्व करते हैं वो मैंने बताया हुआ था। तो ये दोनों रिडीमेबल है, ऊपर वाला जो डिबेंचर है वो इररिडीमेबल है। ये वाली लाइन थोड़ी टेक्निकल है, वो कहता है द 6% लोन स्टॉक इज नॉट ट्रेडेड ऑन द ओपन मार्केट। कहता है ये जो 6% वाला है ना, ये ओपन मार्केट में ट्रेड नहीं हो रहा। होता है डिबेंचर ट्रेडेबल होते हैं, लेकिन इस कंपनी का ये वाला डिबेंचर ट्रेडेबल नहीं है। तो अगर ये ट्रेड नहीं हो रहा तो इसकी अपनी मार्केट वैल्यू अभी हमें पता नहीं होगी, लेना हमने इसको मार्केट वैल्यू पे है। तो इसकी मार्केट वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? और उसके लिए फिर आपको जो मैंने नोट्स में लिखवाया हुआ था कि अगर मार्केट वैल्यू किसी डिबेंचर की ना दी हो तो वो कैसे निकालनी है, ठीक है। तो उसने क्वेश्चन में क्या कहा है? 6% का लोन स्टॉक है जो ओपन मार्केट में ट्रेड नहीं हो रहा। जब ये ट्रेड नहीं हो रहा तो इसकी मार्केट वैल्यू मिसिंग है। उसके लिए एनालिस्ट ने क्या किया है? एक्चुअल प्री टैक्स कॉस्ट, आपको ये एक्चुअल प्री टैक्स केडी दी हुई है 10%। क्या दी हुई है उसकी? एक्चुअल
प्री टैक्स केडी जो है, जो माजी में डाटा है ना उसका, उसकी बेस पे उसकी प्री टैक्स केडी दी हुई है 10%। तो ये एक्चुअल प्री टैक्स केडी क्यों दी हुई है, क्योंकि मैंने, अगर आपको याद हो, मैंने बताया था किसी भी डिबेंचर की मार्केट वैल्यू अगर हमने निकालनी हो, किसी भी डिबेंचर की क्या निकालनी हो, मार्केट वैल्यू निकालनी हो, तो यहाँ पता नहीं हमने लिखा था शायद कहीं पे, आप वो रिडीमेबल में है, बताया था मैंने। ये रिडीमेबल में अगर मार्केट वैल्यू निकालनी हो तो आपको क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट और रिडम्पशन की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ती है। किस रेट पे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ती है, ये नीचे लिखा हुआ। बल्कि मैंने कहा था अगर आपको मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर निकालनी पड़े तो रेगुलर इंटरेस्ट की पीवी प्री टैक्स केडी पे निकालनी है, और दूसरी किस चीज की पीवी निकालनी है। और मेरा ख्याल है, अच्छा इसका सवाल किया था कहीं पे मार्केट वैल्यू का, हाँ ये किया था, इसकी मार्केट वैल्यू निकाली थी आप लोगों ने, ये मैंने करवाया था, ये वाला एग्जाम्पल, मार्केट वैल्यू ऑफ रिडीमेबल टीएफसी हमने निकाली थी। वैसे ही करना है, मार्केट वैल्यू निकालनी है। आगे चले, नेक्स्ट क्या कहता है। हाँ जी, नेक्स्ट क्या कहता है, आगे कहता है बैंक लोन के ऊपर, बियर का मतलब है बैंक लोन पे जो इंटरेस्ट है वो कितना है, बैंक लोन बियर इंटरेस्ट एट 2% अबव द बेस रेट। बेस रेट काइबोर लाइबोर को कहते हैं। बेस रेट किसी भी मुल्क में जो काइबोर का रेट होता है उसको कहते हैं काइबोर। काइबोर का मतलब होता है कि वहां के लीडिंग बैंक्स आपस में एक दूसरे को कर्जा लेने देने पे जो सूद चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो काइबोर, पाकिस्तान में ये जो काइबोर है, इसका पूरा नाम है कराची, बैंकों के मेन हेड ऑफिस कराची में ही है। तो कराची इंटर बैंक ऑफर रेट, और स्टेट बैंक की तरफ से ये रेट इशू होता है कि पिछले 1 माह में, 2 माह में, 3 माह में, या अगले 3 माह के लिए क्या रेट होगा काइबोर का। तो ये बैंकों का आपस का होलसेल बेसिस पर एक दूसरे से बोरिंग और लैंडिंग का रेट है। ये भी इंटरेस्ट रेट होता है, लेकिन बिटवीन द बैंक्स। आम कंज्यूमर को लोन मिलेगा तो वो इस रेट पे नहीं मिलेगा। तो बैंक से जो लोन ये ले रही है कंपनी, इसको बेस रेट से अबव लोन मिल रहा है। बेस रेट कितने परसेंट है, तो इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट 11 तो नहीं पड़ा होगा, तो इसको 13% देना पड़ेगा इंटरेस्ट। आगे कहता है ये 6 साल बाद रिडीम होगा। बैंक लोन चाहे रिडीमेबल भी हो, बैंक लोन का एक ही शॉर्टकट तरीका है, मैंने बताया था आपको, इंटरेस्ट रेट इंटू 1 - 2। और कंपनी का टैक्स रेट कितने परसेंट है, ये टी दिया हुआ है। लो जी, आपने निकालनी क्या है, हाँ जी वैग बनाओ जी, टेबल जल्दी से टेबल बनाए फॉर्मेट। जो चीजें रेडीमेड मौजूद हैं हम वो चीजें लिख लेंगे। आ जाए जनाब, टेबल बनाए जल्दी से, हमने ये 15 से 20 मिनट में करना है, नहीं तो ये सवाल फिर रह जाएगा। कंपनी का नाम लिखें, रेड स्किन्स, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जी 4 कॉलम बनाने, 4 कॉलम बनते हैं। पहले कॉलम में हम लिखते हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, यानी इस कंपनी की बैलेंस शीट में पैसे कहाँ कहाँ से लिए हुए हैं। तो मैंने कहा था कंपनी के 2 मेन सोर्सेज होते हैं, एक होता है इक्विटी जिसमें ऑर्डिनरी शेयर्स आता है, वो है क्वेश्चन में, और दूसरा होता है कंपनी का प्रेफरेंस शेयर्स, वो नहीं है क्वेश्चन में। प्रेफरेंस शेयर नजर नहीं आ रहे, पता कहाँ से चलेगा, लाइबिलिटी साइड से बैलेंस शीट जो है, प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है। इसके बाद जो कंपनी का दूसरा सोर्स होता है वो होता है लॉन्ग टर्म डेट्स। क्या होता है, लॉन्ग टर्म डेट्स। तो डेट्स में हमारे पास कौन कौन सा डेट था, एक ये 3% वाला इररिडीमेबल डिबेंचर,
इसके बाद कौन सा है? 9% वाला रिडीमेबल। उसके बाद 6% वाला भी रिडीमेबल है। लोन स्टॉक। अच्छा जी, अब हमें चाहिए होती है कॉलम नंबर 2 जो होता है उसमें। हाँ सॉरी, बैंक लोन भी है, सॉरी सॉरी, बैंक लोन भी है, बिल्कुल जी। 4 लोन है इस क्वेश्चन में। बस अगर वो प्रेफरेंस शेयर और कन्वर्टेबल भी दे देता तो पूरा चैप्टर ही कवर हो जाता था, है जी। क्या कहते हैं? अगर इसमें सिर्फ 2 चीजें और दे देता ना, प्रेफरेंस शेयर और कन्वर्टेबल, तो तकरीबन सारा चैप्टर में सारे डेट्स आ जाते। अच्छा, इसके बाद अगला कॉलम जो होता है उसमें क्या लिखते होते हैं? टोटल मार्केट वैल्यू एक्स डिविडेंड या एक्स इंटरेस्ट। तो कॉलम नंबर 2 में टोटल मार्केट वैल्यूज आएंगी रुपीज इन मिलियन। तो ऑर्डिनरी शेयर की मार्केट वैल्यू कितने का था? एक ऑर्डिनरी शेयर 110 का, ये ऊपर दिया हुआ था, और 80 मिलियन शेयर्स थे, 80 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स। तो निकाल लें क्या आता है, 8800 मिलियन। हाँ जी, 8800 मिलियन। क्या फॉर्मूला होता है? मार्केट वैल्यू पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। अगला बताओ भाई, भाईजान इररिडीमेबल का बताएं। इररिडीमेबल की मार्केट वैल्यू कितनी है पर डिबेंचर, और इनटू नंबर ऑफ डिबेंचर्स भी बताने हैं। टोटल मार्केट वैल्यू निकालनी है जी। डाटा देखें क्या है, मार्केट वैल्यू पर डिबेंचर कितनी थी? 100 तो नॉमिनल वैल्यू है बेटा, मार्केट वैल्यू कितनी थी दी हुई है। तो इररिडीमेबल जो 3% वाला था उसकी ये 31.6 मार्केट वैल्यू दी हुई थी कम इंटरेस्ट। हमने ये माइनस करके निकाली थी 28.6, और नंबर ऑफ डिबेंचर ऊपर है ये 14 मिलियन। तो 28.60 इंटू 14 मिलियन डिबेंचर्स। नहीं पता भाईजान आपको? पता लग गया है? चलो अगला बताओ फिर कैसे आएगा। अगली फिगर्स बताएं। हाँ 9% वाले, उनकी मार्केट वैल्यू कितनी आएगी टोटल? इसका आंसर क्या था बच्चों? 400। ठीक है, 400 मिलियन, बस ठीक है। कैसे आई? 94.26 कहाँ से आई? हाँ जी, ये 103 इसकी कम इंटरेस्ट मार्केट वैल्यू थी, इसमें से इंटरेस्ट माइनस किया है, तो 94.26। आगे क्या करना है? कितने डिबेंचर्स है बैलेंस शीट में? 15 मिलियन डिबेंचर्स मैंने लिखे थे, 15 मिलियन। 15 मिलियन कैसे आए? 1500 डिवाइडेड बाय 100 करो तो 15 मिलियन। ये बैलेंसिंग फिगर जी क्या आता है? 1414। बैंक लोन की मार्केट वैल्यू नहीं होती,
बैंक लोन की मार्केट वैल्यू वैसे ही कॉपी करें, 1540 मिलियन। इसकी मार्केट वैल्यू निकालनी पड़नी है, ये वर्किंग करके। इसकी मार्केट वैल्यू हरगिज नहीं दी हुई, और ये ट्रेड भी नहीं होता स्टॉक एक्सचेंज पे, लेकिन आपने इसकी मार्केट वैल्यू निकालनी है। इसके नंबर ऑफ डिबेंचर थे 20 मिलियन। तो वर्किंग नंबर 1 करेंगे, आप लिखेंगे वर्किंग नंबर 1। क्या करेंगे? वर्किंग नंबर 1, मार्केट वैल्यू पर रिडीमेबल डिबेंचर। मार्केट वैल्यू पर रिडीमेबल लोन स्टॉक है बल्कि उसका नाम। तो हमने कहा था मार्केट वैल्यू निकालने के लिए आपको दो चीजों की प्रेजेंट वैल्यू लेनी पड़ेगी। दो चीजों की क्या लेनी पड़ेगी? प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, वो दो चीजें कौन सी हैं? एनुअल इंटरेस्ट और रिडम्पशन वैल्यू। तो पहला एनुअल इंटरेस्ट अगले 10 साल का, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल इंटरेस्ट लेनी है एट गिवन केडी जो थी, गिवन एक्चुअल केडी 10%। और 10वें साल लेनी है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिडम्पशन वैल्यू। तो एनुअल इंटरेस्ट कितना आता है बच्चों? एनुअल इंटरेस्ट कैसे आता है? पार वैल्यू 100 रुपए होती है, इंटू 6% पर एनम है 6 रुपीज। इसको एनुअलिटी फैक्टर से निकाल लें, पीवीस की पर एनम है 1 माइनस 1 प्लस आर रेस पर -10 ले जी। और रिडम्पशन वैल्यू 100 रुपया एक दफा होती है, तो 1 प्लस आर रेस पर -10 ले जी। जी बच्चों, सॉरी 36.87 जी, 38.55। चलो टोटल कर लो, तो मार्केट वैल्यू पर डिबेंचर आ जाएगी। एक लोन स्टॉक की मार्केट वैल्यू आ जाएगी। हाँ जी, 42 75.42। एक डिबेंचर की मार्केट वैल्यू 75.42। हाँ जी 75.42। अब ये इस्तेमाल कहाँ पे होगी? ये जो मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया था यहाँ पे, ये एक्स इंटरेस्ट मार्केट वैल्यू है एक डिबेंचर की। क्या आ जाएगा? 75.42 पर डिबेंचर की मार्केट वैल्यू है इनटू 20 मिलियन डिबेंचर्स 15। लो जी टोटल कर लें अब।
मार्केट वैल्यू का टोटल कर ले। वन टू डबल टू, चेक करें। 12122 वो 8800 प्लस 400 प्लस ये 1366। ओ यार कैलकुलेटर तो सही इस्तेमाल करो। चले अगला कॉलम आप खुद फिल करें। जी, टोटल मार्केट वैल्यू के बाद अब आपने इसमें से जो आसान चीजें हैं पहले वो निकाल लें। इंडिविजुअल कॉस्ट, तो मैं वैसे आपसे कहूंगा, मुझसे अगर कोई कहे तो मैं पहले के ही निकाल लूंगा और डिविडेंड मॉडल विद ग्रोथ का डाटा दिए, फिर मैं ये वर्किंग कर लूंगा, फिर मैं बैंक लोन की वर्किंग कर लूंगा और आखिर में इनकी करूंगा, क्योंकि इसकी थोड़ी लेंथी होती है, आईआरआर से होती है। जो रिडीमेबल की कॉस्ट होती है ना वो थोड़ी लेंथी होती है। कौन सा? तीन चीजें सेम होनी चाहिए, पार वैल्यू, रिडम्पशन वैल्यू, मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू पार वैल्यू के बराबर नहीं है ना, तब वो रिडीमेबल वाला रिडीमेबल की तरह सॉल्व हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। पार वैल्यू, रिडम्पशन वैल्यू, मार्केट वैल्यू तीनों सेम हो। चलो भाई चलो अब वर्किंग वन करें। के ही निकालनी है इसमें। क्या निकालनी है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जिसके लिए आपके पास डिविडेंड मॉडल विद ग्रोथ इस्तेमाल होगा। फिर केडी निकालनी है, ये सारी केडी निकालनी है। जिस सीक्वेंस से मैंने वर्किंग लिखी है आप उसी सीक्वेंस से कर लें जरा प्लीज, या जो आसान लगे पहले वो कर लें। आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी किसी ने निकाली हो? 18 पॉइंट, चलो देख लेते हैं। तो वर्किंग नंबर 2 है, सॉरी वो शायद, ओहो मैंने नंबरिंग ही गलत कर दी। वर्किंग 2 होगी। क्योंकि वर्किंग 1 हो चुकी हुई है। वर्किंग 2 कॉस्ट ऑफ इक्विटी। मैंने आपको बताया था कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के टोटल 3 तरीके हैं। कितने तरीके? पहला डिविडेंड मॉडल विदाउट ग्रोथ, डिविडेंड मॉडल विद ग्रोथ, ग्रोथ दी हुई थी क्वेश्चन में, और कैपम। तो यहाँ डिविडेंड मॉडल विद ग्रोथ का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। मार्केट वैल्यू एक्स डिव और प्लस जी। ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का ये फॉर्मूला होता है डिविडेंड मॉडल विद ग्रोथ पे। मार्केट वैल्यू निकालने का नहीं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का। ग्रोथ रेट कितना दिया हुआ था क्वेश्चन? पहले पैराग्राफ में 9%। क्वेश्चन में ग्रोथ रेट दिया हुआ था पहले पैराग्राफ में। D1 का मतलब होता है डिविडेंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, वो ना दिया हो तो डिविडेंड ऑफ रीसेंट ईयर, डिविडेंड ऑफ रीसेंट ईयर इनटू 1 प्लस जी करते हैं। जी, तो ये 4 से 5 दफा सवाल करना है, क्योंकि इसमें बहुत लर्निंग है। तकरीबन सारा चैप्टर नहीं है तो 70-80% चीजें चैप्टर की रिवाइज हो रही हैं। तो D1 निकालना है। D0 कितना था? D0 का मतलब है आज का डिविडेंड। उसने क्वेश्चन में बताया हुआ था कि आज कंपनी ने रिसेंटली कितना डिविडेंड पे किया है, 10 रुपीज पर शेयर। इंटू 1 प्लस 0.09। जी बताओ भाई क्या आता है?
10.9 जी। अब आपने मार्केट वैल्यू पर शेयर क्या थी ऑर्डिनरी शेयर की? 110 रुपए पर शेयर। अब हम डेटा प्लग इन करेंगे। 10.9 डिवाइडेड बाय 110 प्लस जी। चलो भाई 10 की आंदा जवाब। सॉरी हो क्या है? 19 18.91 तो इंटू 100 करके 91%। ऊपर जाकर टेबल में लिख लें 18.91%। चलिए 18.91%। ये वर्किंग नंबर 2 थी। वर्किंग नंबर 3 जी, ये इररिडीमेबल डिबेंचर को करते हैं। कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डिबेंचर्स। कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डिबेंचर्स। अब इररिडीमेबल डिबेंचर वो डिबेंचर होते हैं जिनके ऊपर असल पैसे कंपनी वापस इन्वेस्टर को सिर्फ इंटरेस्ट मिलता है। इनकी कॉस्ट ऑफ डेट निकालने का ये फॉर्मूला होता है आई इंटू 1 - टी डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू एक्स इंटरेस्ट। ये फॉर्मूला होता है आई इंटू 1 - टी डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू। डेटा खुद प्लग इन करना है आपने, मैं नहीं कर रहा। चौथा, बैंक लोन की भी वर्किंग खुद करनी है। ये मुझे नहीं पता, देखते हैं। आप करें और आगे चलते जाएं। गलत होगा तो कटिंग कर देंगे। तो कॉस्ट ऑफ बैंक लोन का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट रेट या रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू 1 - टी। ये भी आप खुद प्लग इन करेंगे डेटा। इसके बाद 5वें नंबर पे जो वर्किंग हम करेंगे वो रिडीमेबल डिबेंचर थे हमारे, ये वाले 9% वाले, फिर एक 6% वाले लोन स्टॉक भी हैं। दोनों में आईआरआर निकालनी पड़ेगी। तो वर्किंग नंबर 5, कॉस्ट ऑफ, क्या नाम है उनका, कॉस्ट ऑफ 9% वाले जो हैं रिडीमेबल डिबेंचर्स। तो रिडीमेबल डिबेंचर जो होते हैं उसमें कॉस्ट ऑफ डेट निकालने के लिए आईआरआर का टेबल बनाना पड़ता है। आईआरआर ऑफ कैश फ्लोस आफ्टर टैक्स। अब वो टेबल आप खुद बनाएंगे। चलो शाबाश, बिस्मिल्लाह करो। अगला वाला भी ऐसे ही होना है, लेकिन पहले ये दो तो सॉल्व करें, डेटा प्लग इन करें। फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। चलो भाई चलो शाबाश, देखते हैं कौन करता है पहले। आई से क्या मुराद होता है? माउंट ऑफ कंट्रोल जी।
हाँ जी बैठे हो ना, नहीं हो रहा जी। चलो चलो शाबाश करें। अल्लाह हाफ़िज़। जी, आई से मुराद होता है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, और हमेशा अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पार वैल्यू पे निकलेगी। एक डिबेंचर की पार वैल्यू 100 रुपए है, और हम जो करने जा रहे हैं वो 3% वाला डिबेंचर है, 3% कूपन रेट है, उस पर 3% इंटरेस्ट होता है, तो 3 रुपए का इंटरेस्ट है। टैक्स रेट 30% है, और जो मार्केट वैल्यू डिबेंचर की है 3% वाले एक्स इंटरेस्ट, वो कितनी थी वो ऊपर टेबल में भी लिखी हुई है। पर डिबेंचर मार्केट वैल्यू 28.60 पर डिबेंचर। टेबल में अब ये एलिमेंट्स पूरे हो गए, डाटा तो दिया हुआ था, बस इंटरेस्ट निकालना था, तो आंसर आ जाएगा 3 × 1 - 0.30 डिवाइडेड बाय 28.60 जी। क्या 7.34%, ठीक है, 7.34%। आगे चले। कॉस्ट ऑफ बैंक लोन, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट रेट उसने कहा था कंपनी बेस रेट से अबव 2% दे रही है बैंक को, तो 13% इंटरेस्ट रेट है इंटू 1 - 0.30, 9.1%। चलो ऊपर जाके पुट करो 7.34, टेबल में जाके पुट करें जी 7.34%। बैंक लोन की कॉस्ट है 9.1% वर्किंग 4 में। अब हमारी 2 वर्किंग्स रह गई हैं सिर्फ। कितनी रह गई हैं? 2 वर्किंग रह गई हैं, और दोनों रिडीमेबल की हैं। दोनों किसकी हैं? तो एक हम कर लेते हैं, बाकी एक आपकी ड्यूटी होगी फिर। तो ये IRR ऑफ कैश फ्लोस करना था। वैसे तो ये आप लोगों को कर लेना चाहिए था अभी तक। ईयर्स, डिस्क्रिप्शन, कैश फ्लोस। मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर कितनी थी? 94.26। ये NPV की तरह कर रहे हैं आप प्रोजेक्ट, डिबेंचर को NPV प्रोजेक्ट समझ रहे हैं। इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट से अगले 10 साल में क्या आएगा? इंटरेस्ट आएगा, लेकिन उसको 1 - T कर लिया, तो 100 रुपए की पार वैल्यू पे 9%, तो मेरा ख्याल है ये 6.3 पर एनम होगा। और रिडम्पशन वैल्यू क्या थी?
जी अब आपने इसकी पीवी निकाली होगी, किसने निकाली पीवी, कितने परसेंट पे, 10% पे, कितनी है, नहीं मुझे बस फाइनल आंसर बताओ एनपीवी का, -17। फिर आपने 5% पे पीवी निकाली होगी जी, 15 पॉइंट, तो IRR का फॉर्मूला लगा देंगे, लो रेट प्लस एनपीवी एट लो रेट। अब ये जिसको वो भी नहीं आता एनपीवी वाला, तो वो गोंगलू बच्चा है। चलो भाई क्या आंसर आता है, 4। बस ऐसे ही दूसरा वाला भी करना है। हाँ मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर लेते हैं ऊपर, इन्वेस्टर डिबेंचर मार्केट से खरीदेगा अगर, क्योंकि वो डिबेंचर पहले से इशू हुआ होता है, कंपनी थोड़ी दे रही है। तो 7.4% इन्वेस्टर डिबेंचर को मार्केट से खरीदेगा, ये पूरे टॉपिक में assumption है। चलो भाई, कंपनी से खरीदेगा तो फिर कंपनी से जो खरीदेगा वही मार्केट वैल्यू होगी। दूसरे वाला आपने खुद करना है, जो क्या नाम है अगला वाला जो रिडीमेबल नहीं है। चले ये करके फिर आप इसको मुकम्मल कर लीजिएगा, क्योंकि अब हमारे पास टाइम खत्म हो गया है, मेरी अगली क्लास है, तो जाके इसको जरा दोबारा करना है। हाँ वो टेबल दे देते हैं, वो टेबल मैनू घर जाते याद ही नहीं रहता, इन्हें थक जाना मैं, वो टेबल भेज देते हैं, आज अपलोड कराते हैं उससे वहां पे भी, और आपको व्हाट्सएप भी कराते हैं, ठीक है। वो जिसपे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, कौन सी, कल ये क्लास फिजिकल होगी कल, जी वो क्लास में मैं लेट हूँ थोड़ा सा, ये क्लास फिजिकल होगी, ठीक है। अगर आप ये भी ऑनलाइन लेना चाहें तो वो आपकी मर्जी है, ये क्लास फिजिकली होगी। ओके फिर वो दूसरी क्लास में इशू है जरा, जी तो तैयारी शारी करें। ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बाद चीजें हाथ से निकल जानी अगर आपने इसको इजी लिया। 2-3 नजर आता है जिनको देख के मुझे पता चल रहा है कि उनको कुछ नहीं आता, जीरो पर है, मंडे से की चाहिए होगी फिर उनकी। ओके अल्लाह हाफिज, मंडे से मैं सुनूंगा।